नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह 100 टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर दूसरा है। आइए इसे शुरू करते हैं। अगर अभी तक हमने उस टेस्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो प्रथम में दिया है प्रथम बोध संगीति। तो प्रथम बोध संगीति कहाँ हुआ था, ये उसको आप उससे मिलाना है। तो प्रथम बोध संगीति आपको कहाँ हुआ था, ये राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। द्वितीय बोध संगीति आपको कहाँ हुआ था, द्वितीय बोध संगीति ये वैशाली में हुआ था। ये तो मिला ही है। और तृतीय बोध संगीति आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ, पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बोध संगीति पाटलिपुत्र में था। और चतुर्थ बोध संगीति ये तो कुंडलग्राम में हुआ था। तो पहला आपको ध्यान रखना, पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलग्राम में हुआ था। ये आपको ध्यान सीक्वेंस में याद रखना है। ये कुंडलग्राम को कभी कभी कश्मीर भी आता है आंसर में, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि कुंडलग्राम कश्मीर में ही पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कहता है प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका किसकी रचना है। ये हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है यह किसकी रचना है, ये आपको बताना था। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। और इन्होंने इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1872 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे कहता है द प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है। इसे किसने लिखा है, तो इसे आपको दादा भाई नौरोजी ने लिखा। किसने लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है। कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है, तो ये आपको स्थित है असमक दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 का राइट आंसर है सी नंबर। 6 नंबर कहता है किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये आपको 1833 के चार्टर अधिनियम एक्ट के तहत। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो अब तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे कहता है बंगाल विभाजन रद्द किस वायसराय के समय में किया गया था। तो कहता है बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया था, तो उस समय वायसराय कौन थे। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में इसका रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन
रद्द कर दिया गया था और ये 1911 में रद्द किया गया था। और इसका विभाजन सॉरी दोस्तों, इसका विभाजन 1905 में किया गया था। आइए आगे देखते हैं। अभिनव भारत की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर के साथ के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था और ये 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1904 में इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? कहता दिए गए घटनाओं में सबसे पहली घटना कौन घटी थी? तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले घटना घटी थी अहमदाबाद मिल मजदूर घटना। अहमदाबाद मिल मजदूर घटना घटी थी। ये घटी थी आपको 1917 में। खेरा का युद्ध आपको हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। खेरा का युद्ध 1918 में हुआ था। और आपको हंटर कमीशन तो 1919 में पता ही है। और खिलाफत आंदोलन आपको यह भी 1919 में ही हुआ था। आप सबको ये डेट याद रहेगा तभी आप इसका सीक्वेंस से रख पाइएगा, ध्यान कर पाइएगा। देखिए सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि इन सबों में से पहली घटना कौन घटी है? तो यह अहमदाबाद मिल मजदूर घटना घटी है जो कि 1917 में घटी थी। उसके बाद खेरा का युद्ध 1918 में और हंटर कमीशन ये 1919 में और एक खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था। तो ये खिलाफत आंदोलन जो है आपको नवंबर में हुआ था और ये हंटर कमीशन अक्टूबर में हुआ था। तो यही दोनों में फ़र्क है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ बी नंबर, अहमदाबाद मिल मजदूर घटना पहले घटित हुआ था। आइए आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है दास प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल के समय में पूर्ण रूप से कर दिया गया? दास प्रथा का जो बुरी कुरीतियाँ चली आ रही थी भारत में, उसे सब पूर्ण रूप से किस गवर्नर जनरल के समय में समाप्त कर दिया गया? तो ये किया गया है एलन बरो के समय में। एलन बरो के समय में 1843 में पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा, एलन बरो। कब किया गया था? तो 1843 में पूर्ण रूपेण समाप्त किया गया था। आगे है, आगे कहता है कि प्रेम वाटिका का रचना किसने किया था? तो रचनाकार कौन था? प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था? तो ये था आपको रसखान। कौन था? रसखान था प्रेम वाटिका का रचनाकार। तो सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम था। कहता है प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने प्रमुख कदम कौन सा उठाया था? वो आपको चुनना है। तो अलाउद्दीन के द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था मूल्यों का नियंत्रण। मूल्यों के नियंत्रण के द्वारा प्रशासन को सुदृढ़ करने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कदम था। तो डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी कमज़ोर हो क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसा हो सकता है आपको। लेकिन आइए कोऑपरेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। आइए आगे देखते हैं। 13 नंबर कहता है गांधी इरविन समझौते की आलोचना का मुख्य कारण क्या था? कहता है गांधी
इरविन समझौते की जो आलोचना किया गया था उसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि देशभक्तों को फांसी से मुक्त का अभाव। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये गांधी इरविन समझौता आपको कब हुआ था? तो 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। कब? 1931 को गांधी और इरविन के बीच हुआ था। लेकिन इसका विरोध इसलिए भी, आलोचना इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि देशभक्तों को फांसी से नहीं बचाया जा सका। इसी वजह से इसका भरपूर आलोचना किया गया था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका डेट याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है डेट सही, तो आपको 5 मार्च 1931 याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। 14 में कहता है इस्तेमरारी बंदोबस्त का मुख्य प्रभाव क्या है? इस्तेमरारी बंदोबस्त का मुख्य प्रभाव क्या था? तो इसका मुख्य प्रभाव इसका मुख्य प्रभाव था कंपनी का निश्चित लगान। कंपनी का निश्चित लगान इसका प्रमुख प्रभाव था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जनरल कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। और कब किया गया था? तो 1793 में किया गया था। कब किया गया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, कंपनी का निश्चित लगान। आइए आगे देखते हैं। कहता 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का महत्वपूर्ण कारण था। कहता 19वीं शताब्दी में ही सामाजिक और धार्मिक सुधारों का महत्वपूर्ण कारण था। ऐसा क्या था जो महत्वपूर्ण कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पश्चिमी शिक्षा और जागृति। पश्चिमी शिक्षा और जागृति इसका प्रमुख कारण था, क्योंकि उससे पहले ज़्यादा जागरूक नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, तो जैसे तैसे आदमी रह रहे थे। लेकिन जब जैसे जैसे पश्चिमी शिक्षा को लोग ग्रहण करते गए, जागृति होते गए, शिक्षित होते गए, तो कुरीतियों को, समाज में उपलब्ध कुरीतियों से वाकिफ़ होते गए, तो उसे धीरे धीरे दूर किया जाने का प्रयास किया जाने लगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है, पश्चिमी शिक्षा और जागृति। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? कहता है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो यह गांधी सागर बांध, यह निर्मित है। राणा प्रताप सागर बांध, यह भी निर्मित है। कोटा बांध, यह भी निर्मित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि यह तीनों बांध चंबल नदी पर निर्मित है। तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 का डी नंबर आंसर है। आगे है, पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? कहता है पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। अगर डेट है तो 3 अक्टूबर, इसको याद रखिएगा। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डेट, लेकिन फिर भी 3 अक्टूबर 1990 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन देशों का सीमा बनाता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों का सीमा बनाता है? तो यह बनाता है आपको पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यह 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। और जहाँ तक सिक्किम की बात है, तो सिक्किम चीन, नेपाल, भूटान के साथ सीमा बनाता है। तो इन दोनों में कॉमन है, देखिए कॉमन क्या है, भूटान और नेपाल कॉमन है। तो पश्चिम बंगाल चीन के साथ नहीं लगता है, तो
तो बांग्लादेश के साथ लगता है, और जो सिक्किम बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है तो वह चीन के साथ लगता है। क्यों, ये डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध वैसा देश होता है जो चारों तरफ से जमीन से जुड़ा हुआ हो, जमीन से घिरा हुआ देश हो, उसे स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। मतलब उसका कोई भी सीमा, बाउंड्री समुद्री तल से नहीं लगता हो, सिर्फ ज़मीनी सीमा हो, तो उसे स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? तो ये आपको लाओस है। कौन सा है? लाओस है। लाओस आपको स्थलरुद्ध देश है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 20 नंबर का। इसमें कहता है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। कहता है कि मिट्टी में जो खारापन एवं क्षारीयता की समस्या हो जाती है, वह उसका समाधान का क्या समाधान है? निम्नलिखित में दिए गए में से कौन सा उसका समाधान है? तो इसका समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे खारापन और क्षारीयता का समस्या दूर हो जाएगा। क्या किया जाना चाहिए? खेतों में जिप्सम का उपयोग उचित मात्रा में किया जाना चाहिए। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए आगे देखते हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है? ड्रेकेंसबर्ग जो है यह पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह आपको स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और ये ड्रेकेंसबर्ग का सबसे ऊंची चोटी है दवाना एंट लेनियाना। बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। आगे है 22 में कहता है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन तो इसमें कहता है ब्रह्मपुत्र नदी किस देशों से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो दिए गए 4 ऑप्शन में से किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित नहीं होती है वह आपको बताना है। तो यह भारत के साथ प्रवाहित होती है, बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है, चीन में भी प्रवाहित होती है, यह म्यांमार में प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ब्रह्मपुत्र की नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो यह म्यांमार से नहीं बहता है। आइए आगे देखते हैं। 24 में कहता है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपको ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है, जो कि भारत के खरे पानी का झील है। चिल्का झील भारत के खरे पानी का झील है। इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। आगे है 25 में कहता है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है? कहता है कि वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है? तो यह गुजरती है आपको कर्क रेखा। कौन गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये आपको गुजरती है मध्य प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से। सीक्वेंस में देखिए, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। इन 8 राज्यों से होकर
कर्क रेखा भारत में गुजरती है, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर, कर्क रेखा। 26 में कहता है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। कहता है भारत में जो है न्यायिक पुनरीक्षण मतलब दोबारा विचार करने के लिए यह संकल्पना किस देश से लिया गया है। तो यह लिया गया है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 27 में कहता है किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहता है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है। तो ऐसा प्रावधान आपको भारत के अनुच्छेद 20(3) में दिया गया है। भारत के अनुच्छेद 20(3) में ऐसा प्रावधान है कि किसी भी अपराधी को अपने अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर अनुच्छेद 21 की बात किया जाए तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संबंधित अधिकार आप पूछ सकते हैं कि क्यों उसे गिरफ्तार किया जा रहा है आपको। और 74 में मंत्री परिषद दिया गया, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद दिया गया। लेकिन यहाँ सही आंसर होगा आपको 20 का, अनुच्छेद 20(3) में वर्णित है। 27 का यह नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं 28 में। 28 में कहता है सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहता कि जब सेवानिवृत्ति होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, वह कहाँ कर सकते हैं? तो वह किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 29 का। कहता है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो यह आपको गोपालास्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर आधारित था, जो कि 1949 में जारी किया गया था। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए आगे देखते हैं। आगे में मिलान करने के लिए दिया गया है, इसमें जो 4 कथन दिया गया उन कथनों में आपको कहता है भारतीय संविधान के आमुख का लक्षण उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो इनमें जो सही उत्तर है उसे चुनना है आपको। तो इसमें कहता है कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, यह जरूर भारतीय संविधान में वर्णित है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी है। आवास की समानता, यह भी है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यह भी है। तो इसका चारों बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी सही हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे में भी 31 में भी कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। कहता कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो इन चार कथन दिया गया है और इनमें से जो सभी नागरिकों को नहीं उपलब्ध है उसे आपको चुनना है। तो इसमें कहता है
विधि के समान समानता, यह सभी को प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। जो नहीं है उसे चुनना है। दोस्तों इसका आंसर कुछ प्रॉब्लम है, इसे छोड़ दिया जाए, सॉरी इसके लिए। आइए आगे देखते हैं 32 का। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। संविधान के किस संशोधन में 9वीं अनुसूची को परिवर्तित किया गया? यह प्रथम संशोधन के द्वारा किया गया था। प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में परिवर्तन हुआ है, तो ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो यह किया गया आपको भारत और इंडिया। संविधान में सिर्फ यही दो नाम वर्णित है, भारत और इंडिया। बाकी किसी नाम से हमारा राष्ट्र का उल्लेख नहीं किया गया है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के लिए के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो यह करता है आपको संविधान की प्रस्तावना। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कहता है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक में दिया हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, यह भी सही है। ब्रह्म बाह्य आक्रमण के समय, इस समय भी आपातकालीन घोषित कर सकता है, और युद्ध के समय भी, ऊपर वर्णित सभी के आधार पर। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी के आधार पर किया जाएगा। और अनुच्छेद आर्टिकल आपको 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। आर्टिकल 352। आइए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं 37 में कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य। कहता है भारतीय संविधान में राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था आपको, आइए पूरा ऑप्शन देखते हो। एक में कहता है राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना था। दूसरे में कहता है सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना था। तीसरा कहता है गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना था। चौथा कहता है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना था। यह डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपको BN राव थे, भीमराव अंबेडकर थे, BN राव।
वो अस्थाई अध्यक्ष बने थे सबसे पहले। सच्चिदानंद सिंह 9 अस्थाई अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ आंसर BN राव होगा। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राज्यसभा कैसे भंग होती है। तो राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो यह भंग होती है आपको कि सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर। ये सही नहीं है। राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग कर सकता है, यह भी सही नहीं है। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, यह भी सही नहीं है। बिल्कुल ये तीनों गलत है, इसलिए ऊपर में इसमें इसका आंसर सही, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा कि ऊपरी में से कोई ठोस कारण नहीं, ठोस वजह नहीं है भंग होने का। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में बदलाव विरोध विषयक उपलब्ध है। कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। तो ये आपको 10वीं अनुसूची में, किस में है, 10वीं अनुसूची में वर्णित है, दल बदल विरोध कानून। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ था। यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था जनवरी 1991 में। कहाँ हुआ था, जनवरी 1991 में। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है आयात के परिमाण को आयात के परिमाण को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको कोटा का भी किया जाता है, सब्सिडी भी किया जाता है और प्रशुल्क भी किया जाता है, तीनों का किया जाता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 42 सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र जर्मनी, यह सही नहीं है। बोकारो इस्पात संयंत्र यह सही नहीं है, यह सही मिलान नहीं है, क्योंकि यह सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। बाकी सब सही है। ए नंबर बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं कह रहा है, तो यह नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित है। ये जर्मनी नहीं होकर के सोवियत संघ होता तो यह भी सही हो जाता। आइए आगे देखते हैं। 43 का ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 का देखते हैं। 44 में कहता है हवाला कारोबार उन भुगतानों से संबंधित है। तो हवाला कारोबार उन भुगतानों से संबंधित है, आपको ये बताना है। सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपये में और रुपये के बदले विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं, यह सही है। ए नंबर ही इसका आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है सॉरी दोस्तों, थोड़ी तकलीफ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। आइए देखते हैं, छोड़िए इन बातों को। 45 में कहता है भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से क्या है। भारत में जो कर का भुगतान है वह क्या है। एक मौलिक कर्तव्य है, कानूनी दायित्व है, नैतिक दायित्व है या संवैधानिक दायित्व है, ये आपको बताना है। तो ये आपको कानूनी दायित्व है, क्या है, कानूनी दायित्व है। और ये भारत में सबसे पहले
1860 में लागू किया गया था। कब किया था? 1860 में से यह लागू किया गया है। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, कानूनी दायित्व है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उन प्रबंधों में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक है। ये देयता होगा, लेकिन यहाँ देयता लिखा गया है, देयता होगा। तो ये आपको अवध कमर्शियल बैंक इसका सही आंसर होगा। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है, यह आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य आपको यह है लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। ए नंबर बिल्कुल सही है। और इसकी शुरुआत आपको 8 अप्रैल 2015 में की गई थी। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर जाएगा। और इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से की गई है। 47 का ये नंबर सही आंसर है। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति पद किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह आपको करता है ईयू को। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत आपको 6 मई 2015 को किया गया था। सी नंबर इसका सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सफलता में बाधक है? कहता है कौन सा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सफलता में बाधक है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा निम्न आय। यह जरूर इस सफल वित्तीय समावेशन में बाधक है। निरक्षरता यह भी है। बैंक शाखाओं का अभाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका भी योगदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए आगे देखते हैं। 50 में कहा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा घटक है? केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो यह आपको है ब्याज का भुगतान। कौन है? ब्याज का भुगतान सबसे बड़ा घटक है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 51 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो यह करता है आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 में कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहता है एक में दिया गया है कि वर्ष 1966 से वर्ष 1969 के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। यह कथन सही है। आगे कहता है योजना अवकाश के दौरान नई कृषि नीति को अपनाकर हरित क्रांति की शुरुआत की गई। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 दोनों सही है। 52 का सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53 में कहता है हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया आपको सोमा मंडल को। किससे किया गया है?
सौममंडल को किया गया है। यह एक महारत्न सेल एक महारत्न कंपनी है और ये सेल की स्थापना आपको 19 जनवरी 1954 में किया गया। कब किया गया था? 19 जनवरी 1954 में किया गया था सेल की स्थापना। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और वर्तमान अध्यक्ष आपको चेयरमैन, तो ये सौममंडल बना ही दी गई है। तो ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी का फैक्ट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, नोट जरूर कर लिया कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौवन में कहा गया कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपको 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कहता है हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो यह है आपको गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये सातवें मुख्यमंत्री थे, गुजरात के 7वें मुख्यमंत्री थे माधव सिंह सोलंकी, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सुनीत शर्मा को। किसे किया गया है? सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना आपको 1905 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। यहाँ सुनीत शर्मा सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। आगे कहता है कि निम्न में से किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपको मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया आपको अजिंक्य रहाणे को। किसे किया गया? अजिंक्य रहाणे को किया गया। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का माना गया है? तो इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल जापानी पासपोर्ट को माना गया है। किसे माना गया? जापानी पासपोर्ट को। और इसमें भारत के पासपोर्ट को इसमें भारत के पासपोर्ट को 85वां स्थान मिला है। 85वां स्थान मिला है भारत को, जबकि कुल टोटल देश 110 है। 110 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है और सबसे ताकतवर जापान की पासपोर्ट है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में कौन सा भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोन मेरडोका। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। डी नंबर सही आंसर है। आगे है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित कर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है? तो यह किया गया आपको ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय गान में संशोधन किया गया है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे है हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। कहता कौन सा राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है, तो यह दिया आपको मिजोरम सरकार ने। मिजोरम सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान शुरू की है। वह कौन सा देश है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान शुरू किया है, तो यह स्वीडन ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? स्वीडन ने शुरू किया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 64 में कहता है किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा है, तो यह है आपको यूएई ने किया है। किसने किया है? यूएई ने मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आगे देखते हैं। कहता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर ने पीस वर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इसकी मेज़बानी आपको जर्मनी ने की थी। किसने की थी? जर्मनी ने की थी। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है, तो ये फ्रांस में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में किया जा रहा है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कहता हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है। कहता है कि वह कौन सा देश है जिसे यूरोपीय संघ से निकलने की मंजूरी दे दी गई है, तो यह ब्रिटेन को मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से बाहर निकल गया है। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। आगे है कि हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 जीता था, तो यह जीता था शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। किसमें कार्बन नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्योंकि सभी कार्बन का पररूप है, तो सब में कुछ न कुछ कार्बन की मात्रा अवश्य होगी। हीरा भी कार्बन का पररूप है, ग्रेफाइट भी है, कोयला तो कार्बन है ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 70 में कहता है अधिक किसी लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी फोकस दूरी आपको 50 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 50 हो जाएगी, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी बराबर होता है 100/d। डी जहाँ लेंस की फोकस दूरी होती है, तो 100 यहाँ लेंस की शक्ति कितना है? 2, तो 2 है, तो 2 से अगर भाग दीजिएगा तो 50 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, आप एक लेंस की शक्ति फोकस दूरी निकालने के लिए आपको 100 लेंस की शक्ति यानी डी से भाग करना पड़ेगा। 100 में लेंस की शक्ति से भाग दे दीजिएगा तो आपको लेंस की फोकस दूरी निकल जाएगी। ये आपको याद रखना है।
यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 50 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। कहता है भारी पानी वह पानी होता है। कहता है भारी पानी कौन सा पानी होता है? तो भारी पानी आपको वह होता है जिसमें हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोटोप ले लेता है। भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन अपना स्थान आइसोटोप ले लेता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 71 का सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ियों के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है? हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है जो 78% है। और वहीं आपको ऑक्सीजन आपको 21% है। यहाँ आपको नाइट्रोजन आंसर होगा 78%। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदता से प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 का सी नंबर आंसर। आगे है, कहता जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। कहता जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट इसका मुख्य कारण है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता जब हम बकरी या भेड़ की मांस खाते हैं तब हम, तो कहता हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, तृतीय उपभोक्ता हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना कि जब हम लोग बकरी या भेड़ की मांस खाते हैं तो कौन सा उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता होते हैं हम लोग। आगे है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, या सरीसृप में, या स्थनी में। तो आप लोग को पता ही है कि डॉल्फिन का वर्गीकरण स्थनी के रूप में किया जाता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आर्कियोप्लेक्ट्रिक्स क्या है? तो यह आपको है जुरेसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपको यूकेलिप्टस है। कौन है? यूकेलिप्टस सबसे लंबा वृक्ष, जीवित लंबा वृक्ष है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80 में कहता है एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन आपको एंटीपायरेटिक है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे है, 81 कहता है एक गोलाकार पिंड का एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या r निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके आधार पर कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो आइए, इसमें कथन सही इसका हो जाएगा कि पिंड का त्वरण वेग स्क्वायर बराबर r के बराबर होता है, जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में है। बी नंबर बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। 81 का बी नंबर राइट आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि इनमें कौन सा कथन सही है, इसे आपको चुनना है। कहता है अग्निशामकों में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। सही है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना जिसे क्विक लाइम का प्रयोग में लाया जाता है। यह भी सही है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। यह भी सही है। तीनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 1, 2, 3 तीनों सही है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 82 का। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किस तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? कहता है किन तत्वों के लवणों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो यह होता है आपको ट्रांसियम तथा बेरियम के कारण आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में क्या होता है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कि 18 भाग सोने तथा 6 भाग अन्य धातु के प्रयोग किए जाते हैं, तब आभूषण बन पाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको फिर स्टेटमेंट को चुनने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं कौन सा इसमें क्या है। कहता है कि अश्रु ग्रंथि का क्रियाशील ना होना विटामिन ए की कमी का लक्षण है। सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी एनीमिया कारण हो सकती है। सही है। विटामिन सी की कमी मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकता है। सही है। विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से मूत्र में Ca++ के अधिक क्षय का कारण है। यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है इंसुलिन अंतःस्राव एक है। तो यह है आपको पेप्टाइन। क्या है? पेप्टाइन है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे कहता है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं मानव के किस अंग में बनते हैं? तो यह बनता है आपको दीर्घ अस्थि में। कहाँ बनता है? दीर्घ अस्थि में। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो सही है उसे चुनना है। तो इसमें कहता है मानव शरीर में उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है, जिसे फीमर कहते हैं। तो यह सही है। कहता कि हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। यह भी सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। यह गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1 और 2 दोनों सही है। 88 का 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे है कि प्यास और प्रेम का नियंत्रण कौन करता है? तो ये आपको प्यास और प्रेम का नियंत्रण आपको इसमें प्रेम होना चाहिए।
प्रेम ही है। तो इसमें कहा गया है प्यास और प्रेम का नियंत्रण कौन करता है। तो प्यास और प्रेम का नियंत्रण आपको डायसेफ्लोन करता है। कौन करता है? डायसेफ्लोन करता है। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे कहता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्रंथि है। सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर के अंदर? तो यह है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी इंडोक्राइन ग्रंथि है। बी नंबर सही है। 91 में कहता है आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। कौन सी है? थायरॉक्सिन। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है बेसेमर। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है आपको इस्पात। क्या बनाया जाता है? बेसेमर प्रक्रम से इस्पात बनाया जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन। सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा आपको बॉक्साइड। क्या होगा? बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। आगे कहता है सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो ये आपको बताना है। तो सदिश राशि इसमें वेग है। कौन है? वेग इसमें सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। आगे कहता है एल्केन का सूत्र। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र आपको CnH2n+2 होता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे मैथ दिया गया है जिसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसे बनाकर देखिएगा। जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो हम लोग 15-20 दिन पहले से सिर्फ मैथ देखेंगे। वैसे मैथ इतना हार्ड पूछता नहीं कि जो आप लोग से होगा नहीं, आसान से हो जाएगा। सिर्फ आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। 97 का बी हो जाएगा। 600 इसका आंसर होगा। 98 का डी हो जाएगा। 99 का बी हो जाएगा और 100 का आपको सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, भरपूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहे। आपको आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत मदद मिलता रहे ताकि आपको भी फ़ायदा मिल सके। आइए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।